ममता बनर्जी जिस तरीके से हरकतें कर रही हैं डेट को लेकर के और बाकी चीज़ों को लेकर के, जिस तरीके से भाजपा के ऊपर, भाजपा के लोगों के ऊपर रिएक्ट कर रही हैं, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पिच पर ला करके रगड़ने का पूरा प्लान बना दिया और उसमें वो फंस चुकी। और निश्चित तौर पे अगर इसी तरीके से वो हरकतें करती रही तो क्लीन स्वीप की तरफ बंगाल बढ़ जाएगा। ममता बनर्जी को अपनी भी सीट बचाना मुश्किल हो सकता है। ममता बनर्जी को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि राजनीति में आप जितने हमले करवाएंगे उतने ही ज़्यादा वोट अपने अगेंस्ट लेके जा रही है, क्योंकि जो एक दो हिंदू आपके सपोर्ट में भी खड़ा था वो भी आपके पाले से निकल के बीजेपी में चला जाना है। अब 33% मुसलमान 70% हिंदू की जंग हो जाएगी, फिर आपको शिकस्त मिलनी तय है। उसमें भी मुसलमान आपको वोट क्यों देगा? ना आप रोज़गार की व्यवस्था कर पा रही हैं, ना उनके बेहतर सम्मान की व्यवस्था कर पा रही, ना उनके बेहतर शिक्षा की, ना बेहतर विकास की, ना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की, ना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो आखिर में वोट क्यों देगा? सिर्फ दंगे करवा करके वोट बैंक, क्या मुसलमानों का अपना वोट बैंक बना लेना ही राजनीति है? क्या इसी तरीके से मुसलमान बढ़ता रहेगा? क्या मुसलमानों के पास विवेक नहीं है कि वो एक दंगा करवा के कोई अपनी तरफ ले आता है, फिर दोबारा दंगा करवा के फिर अपनी तरफ लाता है? इस तरीके से दंगों की भेंट चढ़ता रहेगा क्या? मुसलमान को इतना बेवकूफ़ बना करके रखना और उसे राजनीति में एक अपने प्यादे की तरह इस्तेमाल करना, ये राजनेताओं को भारी पड़ने वाला है, जो खास करके बंगाल में। सर, ममता बनर्जी का कहना है, उन्होंने कहा है कि इस पहली बार है ऐसा कि जो जातिवाद पे चुनाव होगा और बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है। हिंदू मुस्लिम बीजेपी नहीं कर रही है, इसका बीज आपने स्वयं बोया है, अपने हाथों से बोया है। जब आप में बंगाल में दंगे हुए, चाहे वो वर्धमान के दंगे हो, चाहे वो अन्य लोकेशन के दंगे हो, तब आप मुंह बंद कर लेती हैं, तब आपके मुंह से ज़बान नहीं निकलता। लेकिन सड़क पे दो बच्चे जय श्री राम का नारा लगाते हैं तो पागलों की तरह आप ईंट पत्थर लेके उनको मारने दौड़ रही थी। तो ये बीज तो आपने ही बोया ना हिंदू और मुस्लिम के बीच में। एक मुख्यमंत्री होते हुए राम के नाम के जयकारे से आपको कैसी नफरत हो सकती है? एक राज्य का मुख्यमंत्री होने के नाते दंगों पर आप कैसे चुप्पी साध के बैठ सकती हैं? एक मुख्यमंत्री होने के नाते एक बच्चे की हत्या पर, एक बेटी के बलात्कार पर आप चुप्पी साध लेंगी और एक बार आप मुंह फाड़ के बिल्ली की तरह गुर्राएंगी कि दूसरे मामलों पे। तो ये तो एक तरीके से बीज आपने बोया है, उस पेड़ का मजा कोई और लेगा, ये मैं कह सकता हूँ आपको। तो सर, क्या लगता है आपको किन किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव रहेगा? किस मुद्दे पे लड़ा जाएगा? मेन मुद्दा क्या रहेगा? मैं जहां तक अभी ममता बनर्जी, भारतीय जनता पार्टी और बंगाल की जनता को देख करके ये बता सकता हूं, एक दो बार मैं बंगाल कोलकाता गया हूं। एक तो समस्या ये है कि मातृभूमि के साथ दगा करोगे आप, राम के साथ। मतलब राम क्या है? हमारी संस्कृति है। संस्कृति का मतलब माता, और अगर हम उससे भी दगा करेंगे, उससे क्या उसके साथ हमारा विरोध खड़ा होगा, तो निश्चित तौर पे ममता बनर्जी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी चीज़ है कि आप दंगों में कितना बोली हैं। जो कोलकाता में दंगे हुए, वर्धमान में दंगे हुए और कई जगह पे दंगे हुए, घर जला दिए गए, लोगों को मस्जिदों से नारे लगाए गए, उस पर आपने कितना बोला है? और राम पे आप इतना बिलबिला रही, राम जय श्री राम कहने पे। तो ये भी एक दूसरा ग्राउंड आप बना रही हैं कि उसको बीजेपी की तरफ ज़्यादातर वोट जाने की। तीसरा ग्राउंड ये है कि ना एजुकेशन में आप टॉप पर हैं, ना व्यापार में आप टॉप पर हैं, ना इकोनॉमी में आप टॉप पर हैं। कलकत्ता की सड़कों पर एक एक पाव सब्जी बेचते हुए लोग नजर आएंगे। एक पाव सब्जी बेच करके, मान लीजिए 10 रुपए की सब्जी एक पाव किसी के पास मिर्ची बिक गई, तो उसे कितने रुपए की आमदनी होगी? अठन्नी अठन्नी चवन्नी चवन्नी का बिजनेस करके किसी तरीके से जो कलकत्ता का आदमी अपने पेट को पाल रहा है, उस पर आप इस तरीके की राजनीति करेंगे तो निश्चित तौर पे उन लोगों को सोचना चाहिए और सत्ता बदलने की ज़रूरत महसूस होती है। तो ऐसी सत्ताओं को बदल करके विकास का सही मार्ग चुनने का अधिकार तो जनता के पास ही है। आप कोलकाता की सड़कों पे जाएंगे, आप हावड़ा की तरफ जाएंगे, आप अन्य पिछड़े इलाकों में जाएंगे, कोलकाता की सड़कों पर देखेंगे शाम को एक एक पाव 250-250 ग्राम सब्जी सड़कों पर बेचते हुए लोग नजर आएंगे। अब सोचिए कि दिल्ली में लोग टन भर सब्जी बेचते हैं, तब उनका परिवार चलता है। एक पाव सब्जी बेच के कलकत्ता का जो निवासी अपनी रोजी रोटी, अपना जीवन पाल रहा है, अपने बच्चों को पाल रहा है, वो ममता बनर्जी या के झांसे में आकर के अपने ही बच्चों का अपना कैरियर बर्बाद करने पे क्यों तुला रहेगा? विकास की राजनीति आपको करनी थी, आपने वो किया नहीं। आपने सबसे पहले ही राजनीति में जब कदम रखा तो वो टाटा की इंडस्ट्री को बाहर फेंक के रखा।
अब आप ये नहीं समझ रहे हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्री जो बिस्किट, चाय बनाने वाली, चाय पत्ती पैक करने वाली, छोटी साइकिल के पार्ट बनाने वाली, रिक्शा बनाने वाली, ऑटो रिक्शा बनाने वाली, दवाई बनाने वाली या पेपर बनाने वाली, गत्ता बनाने वाली, ये छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ मिल करके ही एक मजबूत राज्य का, राष्ट्र का निर्माण करती हैं। छोटा छोटा बिजनेसमैन ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करता है, और उन्हीं को अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, उन्हीं के विकास में आप काम नहीं करेंगे, उन्हीं के सम्मान में आप काम नहीं करेंगे, उन्हीं के समर्थन में काम नहीं करेंगे, तो आपका राज्य तो वैसे ही गर्त में चला जाना है। और इसमें अगर राजनीतिक तड़का मार करके आप उन्हें और गर्त में डाल दें तो निश्चित तौर पे वो राज्य बर्बाद होने लगेगा और ऐसी जगह पहुंच जाएगा जहां से उठना या दूसरे राज्यों का मुकाबला करना नामुमकिन सा हो जाएगा। दुनिया का कोई भी देश जिसे आप जानते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बनाता है, कुछ सामान बनाता है जिसका हम उपयोग करते हैं, इसलिए उसका नाम हम बार बार अपने जीवन में लेते हैं, डेली लाइफ में लेते हैं, इसलिए हम उसका सम्मान भी करते हैं। लेकिन यदि बंगाल का बना कोई प्रोडक्ट भारत का कोई व्यक्ति यूज़ नहीं कर रहा है, बंगाल के राज्य से निकला कोई एक पेंसिल भी कोई राज्य का आदमी यूज़ नहीं कर रहा है, एक कॉपी भी नहीं यूज़ कर रहा है, एक पेन भी नहीं यूज़ कर रहा है, एक मसाला भी नहीं यूज़ कर रहा है, तो बंगाल को लोग क्यों याद करेंगे? बंगाल का तरक्की कैसे सुनिश्चित होगी? बंगाल में रोजी रोटी कैसे आएगी? ये सारे प्रश्नों का आपको उत्तर देना था। लेकिन मेरे हिसाब से कि आपको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पिच पर लाके पटक करके आपको सत्ता से बाहर फेंकने का पूरा प्लान बना लिया है और आप उसमें फंस भी चुकी हैं। अगर निकट भविष्य में इससे ममता बनर्जी बाहर नहीं आती है तो वो क्लीन स्विप भाजपा को दे करके किसी को अंधेरी कोठरी में बैठने का काम कर। अगर यहाँ पे एक झंडा लगा है तो इस झंडे पर 100 प्रश्न एक बच्चे के मन में आता है, इससे उस कहानी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो हमारी सांस्कृतिक वैल्यूज़ का जो ट्रांसफ़र हुआ मूर्ति से, मंदिरों से, आस्थाओं से, तो वो एक व्यवस्था है, एक विद्या है, एक कला है, एक क्रिया है जिसके तहत हमारी संस्कृति मजबूत हुई, हमारे सांस्कृतिक वैल्यूज़ मजबूत हुई। अब उसको बिगाड़ करके एक तरफ तो आपके पास कोई सांस्कृतिक वैल्यूज़ नहीं है, एक तरफ आपके पास कोई स्ट्रेटजिक प्लान नहीं है, राज्य को विकसित करने का कोई तौर तरीका नहीं है, दूसरी तरफ पहले से बनी वैल्यूज़ जिस पे समाज विकसित हो रहा है, समाज के अंदर अच्छे संस्कार आ रहे हैं, अच्छे गुण आ रहे हैं, उसको भी नष्ट करने का आप काम करेंगे तो निश्चित तौर पे लोग आपको स्वीकार नहीं करेंगे। एक चीज़ नई बनाइए, अगर उसको ना स्वीकार करें, एक तरक्की का मार्ग आप चुने, अगर उसको जनता ना स्वीकार करे तो जनता का कहने के लायक है। व्यक्ति कह सकता है, कोई राजनीतिक पार्टी का नेता कोई कह सकता है, खुद तो आपकी कोई संस्कृति वैल्यू नहीं है, खुद का आपका अपना कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ऐसी परिस्थिति में यदि आप पुराने हमारे वैल्यूज़ को छेड़छाड़ करेंगे तो आपको ईंट का जवाब पत्थर से मिलना तय है।